हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें मोशन स्टार्ट किए थे और मोशन में हम लोग उत्तोलक को कंप्लीट किए थे। जो बच्चे उत्तोलक चैप्टर नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ ले जाके, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज हम लोग इस सिलसिले को मतलब मोशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आइए, मोशन मतलब गति, गति स्टार्ट कर रहे हैं ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गति। हम लोग बात कर रहे थे गति तथा बल पर, है ना। उसी में पढ़े थे हम लोग उत्तोलक। तो सबसे पहले समझिए गति क्या है। इस गति में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझना होगा, इसी से आपको आंकिक प्रश्न अच्छा से हल होगा। खासकर इस चैप्टर में अधिकतर जो प्रश्न अराइज करता है, जो पूछता है, सांख्यिक प्रश्न से पूछता है, न्यूमेरिकल से पूछता है, ठीक है ना। तो हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो गति किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझना होगा गति। तो ये होता है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है तो समय के साथ उसका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे बात को। जैसे एक ग्राफ से समझिए, जैसे हम लोग एक ग्राफ लेते हैं ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। इसमें आपको ज्यादा ग्राफी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए वस्तु ऐसे भाग रही है, ठीक है ना। आप मान लीजिए ये समय है और ये आपका दूरी है। तो आप क्या देख रहे हैं, मानिए कि यहाँ पर 2 सेकंड हुआ था, 2 सेकंड में वस्तु यहाँ पर थी, 3 सेकंड में वस्तु यहाँ पर पहुंच गई, 4 सेकंड में वस्तु यहाँ पर पहुंच गई, 6 सेकंड में यहाँ पर पहुंच गई। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग गति कहते हैं। अब दूसरा हो गया विराम। अब समझिए विराम किसको बोलेंगे, इसका क्या बोल देंगे कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न होना, उसे क्या बोलेंगे, विराम कहेंगे। तो लिख सकते हैं समय के साथ वस्तु की स्थिति में बदलाव ना होना। कटकुट मतलब समझिएगा, बदलाव ना होना, परिवर्तन मतलब होना, ठीक है ना। अब इसका अगर आप डायग्राम देखिएगा, जैसे मान लीजिए डायग्राम क्या देखना है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे ये पेन ऐसे खड़ा किए हुए हैं तो क्या भाई रुकी हुई है, तो क्या है, विराम में है। हम अभी यहाँ पर खड़े वैसे हैं तो क्या है, हम भी विराम में है, ठीक है ना। अगर डायग्राम देखिएगा तो देखिए थोड़ा सा, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए टाइम है, यहां पर डिस्टेंस है, क्या बच्चा लोग, डिस्टेंस, ठीक है ना। अब बताइए यहां पर अब समझिए, अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि 0 सेकेंड पर भी वस्तु यही थी, मतलब मान लीजिए 10 मीटर पर थी, 10 मीटर की दूरी पर थी, ठीक है ना। 2 सेकेंड होगा तब पर भी वहीं पर होगी, 3 सेकेंड भी हो तो वहीं पर होगी, 4 सेकेंड है तो वहीं पर, यही तो डायग्राम पर होगी। मतलब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, विराम कहते हैं। आइए इसमें कुछ हम लोग और पॉइंट को समझते हैं, जिसमें हम लोग दूरी समझेंगे, डिस्टेंस, विस्थापन समझेंगे। ये सब की पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप आंकिकी प्रश्न को अच्छा से हल कर लीजिएगा। तो देखिए आप पहले आइए इसमें दूरी को समझते हैं कि दूरी है तो क्या है।
तो सबसे पहले इसका पॉइंट क्या होगा, ये अधिकतम लंबाई होता है, सब समझा रहे हैं भाई, अधिकतम लंबाई होता है। और दूसरी बात, ये हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। और ये अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। पढ़ावेंगे आगे, ठीक है ना, अदिश सदिश सब पढ़ावेंगे। अब अदिश राशि होता है तो अदिश राशि किसको बोलेंगे, जिसमें आपको दिशा ना हो, मतलब डायरेक्शन ना हो, केवल परिमाण, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे एक लड़का है, वो 5 किलोमीटर कहीं जाता है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, 5 किलोमीटर गया, ये थोड़ी पता है कि साउथ में जा रहा है कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है, पता तो नहीं चल रहा है, केवल 5 किलोमीटर जाएगा, किधरों चल जाएगा, तो ये हमेशा धनात्मक चलेगा, ठीक है ना, मतलब कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है, ये होता है। अब इसके बाद हम लोग विस्थापन को समझते हैं, इसके बाद हम लोग विस्थापन को समझते हैं, विस्थापन को समझते हैं। ये क्या होता है, ये न्यूनतम लंबाई होता है, न्यूनतम लंबाई, उसमें देखिए अधिकतम लंबाई होता था, इसमें क्या होगा, न्यूनतम लंबाई होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये सदिश राशि होती है, सदिश राशि, सदिश राशि इसलिए होती है कि इसमें सदिश राशि इसलिए होती है कि इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, मतलब इसमें दोनों होता है। जैसे इसमें, जैसे लड़का 5 किलोमीटर जा रहा था, तो उसमें दिशा की जानकारी नहीं था, लेकिन हम बोले कि वो लड़का 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। केवल अगर 5 किलोमीटर बोलिएगा तो वो दूरी होगा, लेकिन आप अगर उसके साथ डायरेक्शन लगा दीजिएगा तो एक निश्चित दिशा में जाएगा, तो आप समझिए क्या होगा, वो विस्थापन होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, विस्थापन को हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, सबसे पहले ये फाइंड कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच अंतर लेते हैं। अब समझिए, इसमें ये जो होता है विस्थापन, जो होता है धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है तथा शून्य भी हो सकता है। ये अच्छा प्रश्न है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि वो लड़का जो है से इस यहाँ पर उसका घर था और यहाँ पर इसका स्कूल है, ये आपका घर हो गया, ठीक है ना, और ये स्कूल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बोल दे कि ये लड़का जो है, कोई लड़का है XY जो भी हो, है ना, ये 5 किलोमीटर ईस्ट में गया। कहाँ गया? ईस्ट में गया। अगर ये लड़का 5 किलोमीटर ईस्ट में गया और फिर यहां से वापस आ गया, तो अगर यहां पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, फिर वहीं पर पहुंच गया तो -5 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। मतलब कि इसका वैल्यू 0 भी होता है, ठीक है ना।
अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर ऐसे चल रहा है, यहां से स्टार्ट किया, यहां से ऐसे स्टार्ट किया, फिर यहीं पर आ गया, तो इसका विस्थापन कितना होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी पूछेगा तो कितना होगा? 2πr होगा। ठीक है ना? अब थोड़ा समझिए कि धनात्मक कैसे होता है ना? जैसे ये लड़का मान लीजिए 5 गया था, और मान लीजिए कि यहां से यहां 2 किलोमीटर आता। कितना किलोमीटर आता? 2 किलोमीटर। किधर आता? वेस्ट में आता। और यहां पर 2 से ठहर जाता। ठीक है ना? अब इसको आप डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, DIS कर दीजिए, तो आप कितना होगा? 5 में से 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यही लड़का, अब ये धनात्मक आ गया, पॉजिटिव आ गया, यही लड़का जैसे 2 था, इधर और क्रॉस कर जाता, तो आप बताइए इधर 5 और क्रॉस कर जाता 5 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता? 5 में से 10 गया और -5 मीटर। तो इस तरह से ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। आइए हम लोग चाल और वेग को समझते हैं, इसी से पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। देखिएगा चाल और वेग को। आइए हम लोग पहले चाल और वेग समझने से पहले दूरी और डिस्प्लेसमेंट में संबंध देखते हैं बच्चा लोग। ठीक है ना? दूरी तथा विस्थापन में संबंध। अब बताइए यहां पर भी देखिए हम लोग कि दूरी जो होता है ऐसे क्या होता है? अधिकतम लंबाई होता है। क्या होता है? अधिकतम लंबाई होता है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये न्यूनतम लंबाई होता है, न्यूनतम लंबाई होता है। अब पीछे वाला थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। अगर हम बोले कि लड़का जो घर से स्कूल गया था तो 5 किलोमीटर गया था, और किधर गया था? ईस्ट में गया था। ठीक है ना? कहां गया था? 5 किलोमीटर ईस्ट में गया था। अब बताइए इसका विस्थापन कितना होगा? 5 होगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट कहिएगा तो कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। जो भी अगर मीटर में तो मीटर में ही होगा। लेकिन अगर यहां पर हम लोग दूरी इसका पूछ दे कि 5 किलोमीटर क्या इसका होगा? दूरी भी हो सकता है। अगर दूरी हम लोग पूछ दे तो कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर होगा। इसका डिस्टेंस भी निकालेगा तो कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। काहे कि इसमें तो अधिकतम दूरी कहां पर मिलेगा आपको? 5 गिवन किया है, अगर आप दूरी पूछेगा तो दूरी हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो 5 ही होगा। दोनों तो 5 ही होगा। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं कि कभी कभी डिस्प्लेसमेंट और दूरी समान हो जाता है। बहुत ही कम केस में ऐसा होता है। ठीक है ना? लेकिन अधिकतर केस में डिस्प्लेसमेंट जो होता है से कम होता है, और दूरी क्या होता है बच्चा लोग? अधिक होता है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल और समझिए। जैसे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय देखे होंगे। ऐसे ये 8 मीटर है मान लीजिए, ये 15 मीटर है। कोई बच्चा यहां से यहां तक जाना चाहता है तो उसके पास 2 रास्ता है। एक तो सीधे जाएगा ऐसे, मतलब यहां से यहां चल जाएगा। एक तो ऐसे जाएगा घूमकर। ये जो घूम के ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये तो दूरी में जाएगा, है कि वेस्ट इन नॉर्थ। तो यहां पर इसका दूरी कितना होगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप समझ गए होंगे 23 मीटर। लेकिन आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो हमको क्या करना होगा? न्यूनतम दूरी लेना होगा। तो न्यूनतम दूरी कितना होगा? 17 मीटर। कैसे समझ गए होंगे? 8 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर, इसका रूट निकाल लीजिए तो कितना होगा? 17 होगा। तो यहां से हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकलता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है से दूरी से कम होता है या तो बराबर होता है। तो एक संबंध यहां से बना कि दूरी हमेशा किससे बड़ा होता है? विस्थापन से। या
क्या होता है, बराबर भी होता है। अब इसी को अगर विस्थापन से इधर भी भाग दीजिए, विस्थापन से इधर ही, तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इस रिलेशन को याद रखिएगा कि दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर इक्वल कितना होता है, 1 होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग वेग और चाल को समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, आइए हम लोग पहले चाल को समझते हैं, ठीक है ना। तो चाल में हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला तो सब जानते होंगे, क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यहां से कंक्लूजन निकालिए, ठीक है ना, कि अदिश होगा, सदिश होगा, ऐसे तो बतावेंगे। तो बताइए यहां पर दूरी क्या है, अदिश है, सो चाल भी क्या होगा, अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से दूसरा बताइए कि दूरी यहां पर आया हुआ तो धनात्मक हमेशा होता है, तो चाल भी क्या होगा, धनात्मक होगा, चाल भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और ये बताइए चाल में दिशा तो नहीं होगा, क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा, क्या है, दूरी है। तो आप इसमें यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिशा नहीं है, केवल इसमें क्या है, परिणाम, ठीक है। अब इसका ए साई मात्रक कितना होगा, आप लोग बताइए, ए साई मात्रक। तो बतावेंगे इसको ऐसे, दूरी को हम लोग मापते हैं मीटर में और समय को क्या होता है, सेकेंड में, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग वेग को समझ लीजिए। तो वेग बराबर जो होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन बाई टाइम। अब इसी से पकड़ना है, विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि है, तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। अब बताइए विस्थापन धनात्मक होता था, ऋणात्मक होता था, शून्य होता था, तो अब बताइए वेग भी क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, तथा क्या होगा, शून्य होगा। अब ये बताइए आप लोग, इसमें दिशा भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और परिणाम भी होगा, दोनों होगा। अब इसका ए साई मात्रक बताइए आप लोग, ए साई मात्रक। देखिए दूरी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, है तो अधिकतम लंबाई है, लंबाई एक तरह से है, तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो मीटर में मापते हैं तो इसका भी विस्थापन का मीटर हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। और समझते इसमें कुछ पॉइंट को देखिए थोड़ा, आइए हम लोग एक समझते हैं औसत चाल को। औसत चाल, इसका बराबर जो होता है बच्चा लोग, कुल दूरी बटा कुल समय। इसको याद ही रखना है, कुल समय। अगर यहां पर औसत चाल दिया है तो दूरी यहां पर लिखेंगे। अगर यहां पर आपको दिया रहेगा औसत वेग, कुछ बच्चे लोग गड़बड़ा जाते हैं कि भाई वेग मतलब क्या हुआ, औसत चाल मतलब क्या हुआ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कुल विस्थापन। इस पर बहुत प्रश्न आवेगा आगे और बतावेंगे भी, इसमें साथ में दोनों चीज होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। और कुल समय, कुल समय, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझिए इसमें औसत चाल को, औसत चाल को। एक यहां से प्रश्न ये बनता है बच्चा लोग कि मान लीजिए कोई बच्चा यहां है, अपना घर पर है, और इसका ये क्या है, स्कूल है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल का बेचारा तो शक्ल भी नहीं देख रहा है। अब मान लीजिए कि ये बच्चा घर से स्कूल गया यहां, ठीक है,
ये घर से स्कूल गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये लड़का गया, और सेम डिस्टेंस इधर से मतलब कि y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, मतलब जितना गया उतना ही वापस आता है। तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होगा सब कैसे निकालिएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। आप बताइए कुल दूरी कितना होगा? गया d, फिर आया भी d। अब यहां से आप लोग बताइए कि यहां से समय कैसे निकालिएगा। तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं कि जो चाल बराबर जो होता है दूरी बटा क्या होता है? टाइम होता है। तो आप बताइए t निकालिएगा तो एस वाई क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो आप बताइए t यहां तक कुल समय निकालना है तो जाने में कितना समय लगा होगा? x के चल रहा है तो dy x, आ रहा है किससे? y से, तो dy y। ठीक है ना? अब इसी को आप लोग हल कर लीजिए। आप हल कीजिएगा तो 2d होगा, यहां से एलसीएम लीजिएगा तो xy, शायद समझ रहे होंगे। यहां पर से d कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई, ये d से d कट जाएगा, ये सीधे ऊपर चल जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। ये कब फॉर्मूला लगाना है? कि जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो तब ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। एक और थ्योरी को समझते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? एक और थ्योरी को समझते हैं हम लोग। एक और फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहां पर उसका घर था, यहां पर उसका स्कूल था। अब ये क्या है? मान लीजिए कि पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, पूरे डिस्टेंस को यहां से यहां तक कवर करने में 2 मिनट लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा नजर दीजिएगा इस पर, ठीक है ना? 2 मिनट लगाया। इसमें कंडीशन क्या है बच्चा लोग? कि आधा मिनट तक v1 चाल से चला, v किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और शेष आधा मिनट तक v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। मतलब प्रश्न ऐसा है कि कोई व्यक्ति कुछ दूरी को कवर करता है और आधा समय v1 की चाल से चलता है और शेष आधा समय v2 की चाल से चलता है, तो उसका औसत चाल कितना होगा? देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। ये थ्योरी है थोड़ा, ठीक है ना? आप बताइए कि औसत चाल अगर निकालिएगा, औसत चाल तो क्या होता है? कुल दूरी, लिख दे टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर घंटा है तो 2 घंटा लीजिए तो अच्छा रहेगा, 2 घंटा लीजिए, ठीक है ना? मिनट अच्छा नहीं रहेगा, 2 घंटा। अब ये देखिए यहां से यहां तक कवर करने में 1 घंटा लगाया है, और यहां से यहां तक कितना घंटा लगाया है? 1 घंटा लगाया है। तो अब बताइए ये कितना डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? d बराबर एस गुना टी। तो यहां पर गुना करेंगे v1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? v1 हो जाएगा। तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया? v1 हो गया। यहां से यहां डिस्टेंस कितना होगा आप लोग बताइए? तो v2 गुने 1 कीजिएगा तो कितना होगा? v2 होगा। तो v2 और कुल समय तो 1 घंटा, 1 घंटा कितना होगा? 2 घंटा। मतलब v1 प्लस v2 बटा 2 हो गया। इसका औसत चाल ये होता है, ठीक है ना? कुछ और चीज को हम लोग समझते हैं। इसमें एक पॉइंट और छूटा हुआ है, हम लोग त्वरण समझ लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? आइए हम लोग त्वरण को समझते हैं, ठीक है? आइए थोड़ा सा त्वरण को समझते हैं। ऐसे हम लोग त्वरण को विशेष में पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बढ़िया प्रश्न बनता है। तो इसका डिफिनीशन अभी समझिए थोड़ा, अभी कुरकुरे तरह समझिए, है ना? ये क्या हो गया? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर
त्वरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, ठीक है ना, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया आप, 60 कर दिए, तो यहाँ पर वेग में कितना परिवर्तन हुआ बताइए, 20 किलोमीटर का हुआ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का हो गया। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, तो यही जो है से क्या है, त्वरण है, ठीक है ना। अब एक प्रकार का क्या होता है, सदिश होता है, क्या दिश होता है, तो ये सदिश राशि होता है, ठीक है ना। आगे हम विशेष इसको बतावेंगे, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, अगर इसका वेग में वृद्धि होगा, अगर वेग में वृद्धि होगा तो इसको बोलेंगे धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। जैसे आप 20 का स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, 40 कर दिए, 60 कर दिए, 70 कर दिए, इसी तरह से करते करते ऊपर भी चल गए तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ज्यादा खतरनाक मत बनिए। इसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण, है ना। और जब वेग में मान लीजिए कमी होने लगा, जैसे मान लीजिए कि आगे कुछ ठोकर आने वाला है, तो आप कैसे कम कर देते हैं, तो वेग में क्या हो रहा है, कम जाता है। आप 60 का स्पीड से चला रहे हैं एकदम हीरो की तरह, उसको कितना करते हैं, 20 करते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा पोजीशन बन जाता है। इसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है ना। तो ऋणात्मक त्वरण को हम लोग, दूसरा नाम क्या है भाई, यही पूछता है कि जब वेग में ऋणात्मक परिवर्तन हो तो उसका क्या बोलते हैं, मंदन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मंदन भी बोलते हैं। अभी फिलहाल एसआई मात्रा का आप लोग याद रखिएगा, इसको ऐसे हम प्रूव करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये एसआई होता है, सीजीएस में नहीं है, सीजीएस में रहता है तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग गति संबंधित कुछ ग्राफ को पढ़ेंगे। ग्राफ से प्रश्न बनता है कि दूरी और समय का ग्राफ दे देगा और पूछेगा इस कौन विराम में है, कौन गति में है, एक समान गति में क्या है। आइए हम लोग देखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए गति संबंधित ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं एक समान वेग का ग्राफ। इसका ग्राफ किस तरह से होता है, ये जो देखिए यहां पर वेग लिखा हुआ है, तो वेग में किसका ग्राफ होगा, विस्थापन, विस्थापन और क्या होगा, समय। आपका जो ग्राफ दिया रहेगा से विस्थापन और समय। तो जब विस्थापन और समय का ग्राफ दिया हो तो ये जो होता है से एक सरल रेखा बनता है, एक सरल रेखा बनता है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा समझिए क्या बनता है भाई। जैसे यहां पर समझिए आपका ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये आपका टाइम दिया हुआ है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब प्रश्न कैसे बनता है इसको बतावेंगे, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हो तो हमेशा एक सरल रेखा बनता है और क्या प्रदर्शित करता है, एक समान वेग का। देखिए ऐसा बनता है, ये हो गया, ठीक है ना। अभी कितना भी डिग्री पर हो सकता है, मान लीजिए 30 डिग्री पर है, आप इसको 60 डिग्री पर भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम 45 डिग्री कर दे रहे हैं, ये 45 डिग्री पर कर दिए। अगर इसको करना चाहते हैं आप 60 डिग्री पर तो 60 डिग्री पर भी बना सकते हैं। इसका ढाल आप जितना रख सकते हैं, मान लीजिए इसको ए है, बी है और सी है। अब यहां से एक प्रश्न और पूछता है बच्चा लोग कि मान लीजिए 3 वस्तु है ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी में सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, सबसे ज्यादा चाल किसका होगा, तो जिसका ढाल, ढाल मतलब होता है स्लोप, स्लोप मतलब समझिए कि ज्यादा कोण कितना पर झुका हुआ है। जैसे ये 60 डिग्री पर झुका हुआ तो ज्यादा ढाल बन रहा है कि नहीं। अगर ये 30 पर झुका हुआ है तो कम ढाल बन रहा है।
45 पर झुका हो तो उससे कम ढाल बना हुआ है, ठीक है ना। तो जिसका स्लोप मतलब जिसका थीटा का मान ज्यादा होगा उस वस्तु का स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ए का जो स्पीड होगा से बी से ज्यादा होगा और बी का जो स्पीड होगा से सी से ज्यादा होगा। इस तरह से स्पीड होगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक समान गति, देखिए वेग को समझे थे, तो अब थोड़ा सा हम लोग एक समान गति को समझेंगे, ठीक है ना। एक समान गति को हम लोग देख रहे थे, एक समान गति। देखिए अब गति में क्या आएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा से क्या लेना होगा, दूरी और समय लेना होगा। तो जब दूरी और समय का ग्राफ दिया रहे, दूरी और समय का, तो क्या दर्शाता है, एक समान गति को दर्शाता है। ये भी बनता है एक सरल रेखा। कैसे प्रश्न बनता है इसको बता दें, ठीक है ना। हम लोग देखते रहिए, ठीक है। सरल रेखा आप लोग लास्ट में प्रश्न करवा देंगे, ठीक है ना। जैसे ये देख लीजिए आप, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहां पर आपको दिया हुआ है टाइम और यहां पर आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ, इसका ग्राफ आपको एक समान गति का एक सरल रेखा से बनता है, ठीक है ना। अब एक समान मतलब समझ रहे हैं ना कि चाल दम समान हो, इस पॉइंट पर भी चाल समान हो, इस पॉइंट पर भी चाल समान हो, यहां 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 भी चाल समय हो, तो एक सरल रेखा बनता है जब दूरी और समय का दिया हुआ हो तब। अब एक हम लोग समझेंगे, ये तो एक समान गति का हो गया, दूसरा होता है असमान गति का, असमान गति का। तो असमान गति का जो ग्राफ होता है से एक वक्र की तरह होता है, ठीक है ना, कर्व की तरह होता है, इसको कर्व समझिए, ठीक है ना। अब इसमें कैसा होता है, जैसे ये देखिए, ठीक है ना। यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब इसको देखिए वक्र मतलब ऐसा होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपको टाइम, ये दे दिया, ये डिस्टेंस हो गया। आपको 4 प्रश्न रहेगा, उसमें बतावेगा कि कौन सा ग्राफ असमान गति को प्रदर्शित करता है। तो असमान गति यही तो हो जाएगा, इसका गति क्या हो जाएगा, असमान। यहां पर कुछ अलग होगा, यहां पर कुछ अलग होगा, आप निकालिएगा, इसको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना। ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, आप सीख लीजिए ऐसे। अब हम लोग समझेंगे स्थिर वस्तु का ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिर वस्तु का ग्राफ ये क्या होता है, जैसे इधर मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। तो स्थिर वस्तु का जो ग्राफ होता है, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, हमेशा मुख्य अक्ष के एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। अब देखिए यहां पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि ये 10 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की। तो 0 सेकेंड में भी 10 पर था, 1 सेकेंड पर भी 10 पर होगा, 2 सेकेंड पर भी 10 पर होगा। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये जो है से हमेशा स्थिर अवस्था में पड़ा हुआ है ये लाइन, मतलब यहां पर जो वस्तु चल रही है से क्या है, स्थिर अवस्था में है। कुछ और चीज को इसमें समझते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जैसे ग्राफ नंबर 2 में सीखे थे, जो एक समान गति का